मेरा नाम परवीन है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरे बाप ने 2 शादियां की थी। मेरी सगी माँ फौत हो गई थी। अब मैं अपनी सौतेली माँ के पास रहती थी। मेरा बाप बहुत ज्यादा बीमार था। मैं यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और मैं कोई मासूम लड़की नहीं थी। मुझे पता था कि मेरी माँ मुझ पर जुल्म करना चाहती है और मैं उसके सारे मुजालिम का मुकाबला करती थी। एक दिन मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए क्योंकि उनकी तबीयत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब थी। मेरी माँ ने सीधा कह दिया कि अगर तू मेरी बहन के बेटे से शादी करती है तो ठीक, वरना तू यहाँ से चली जा। तेरा बाप मर गया है, अब मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। वो निहायत ही बुरा इंसान था और अपना कोई काम भी नहीं करता था। ये तो ऐसा ही था कि एक दोजख से निकलकर दूसरे में छलांग मार देती। मेरा बाबा के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने झूठ बोला कि शहर में मेरे मामू रहते हैं और मैं उनके घर जा रही हूँ। मेरी माँ ने कहा तो फिर दफा हो जा, इंतजार किसका है। मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए थे और बाबा ने भी मेरे लिए कुछ पैसे और जेवर रखे हुए थे जिनके बारे में मेरी माँ को पता नहीं था। मैंने वो उठाए और शहर चली गई और वहाँ जाकर एक घर किराए पर लेने की बात की। वहाँ एक लड़की को देखा जो अपने घर के सामने वाली जगह धो रही थी। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा। वो मेरी उम्र की थी और बहुत अच्छी थी। उसने मुझे फौरन पानी लाकर दिया और पूछा कि क्या आप अकेली हैं। मैंने उसे बताया कि मैं बहुत दूर से आई हूँ। उसका नाम अरूज था और वो बहुत अच्छी थी। उसी ने मुझे बताया कि यहाँ एक बूढ़ा इंसान रहता है जिसके काफी सारे छोटे छोटे घर हैं। वो घर किराए पर दे देगा, आप उससे बात कर लें। उस लड़की ने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। मुझे घर किराए पर मिल जाए तो मेरी बहुत ही बड़ी मुश्किल हल हो जाती, लेकिन मालिक के मकान ने मुझे एक बात की। उसने कहा कि देखो, तुम अकेली हो और मैं किसी अकेली लड़की को घर नहीं देता, लेकिन तुम मजबूर हो इसलिए मैं तुम्हें घर तो दे दूंगा, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। पहले तो मैं हैरान हुई कि ये पता नहीं बूढ़ा किस किस्म की शर्त रखेगा, लेकिन फिर जब उसने शर्त रखी तो मैंने फौरन शर्त मान ली। उसकी ये बात बिल्कुल ठीक थी कि अकेली लड़की को घर नहीं मिलता था। इस बूढ़े ने कहा कि मेरी बीवी मर चुकी है और तुम्हें मेरे कपड़े धोकर इस्त्री करके मुझे देना होंगे। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कपड़े धो दूंगी। दिल में काफी खुशी थी कि उस जालिम सौतेली माँ से तो जान छूट गई है। मैंने अपने नए घर को थोड़ा बहुत सेट किया और उस बूढ़े ने कपड़े धोने के लिए मुझे एक मशीन भी दी थी और साथ में कपड़े भी दिए। मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है, सूट धोना और इस्त्री करना कौन सा मुश्किल है। जिस लड़की से मैंने पता पूछा था वो मेरे घर के साथ ही 2 घर छोड़कर रहती थी। उसने शाम को मेरे लिए चाय और खाना भी भिजवाया था। वो बहुत अच्छी थी। उसके साथ मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई। ऐसे लगता था कि मैं बहुत अच्छी जगह रहने आ गई हूँ। सारे लोग ही बहुत अच्छे थे। मैंने घर के सामने एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता है और अगले ही दिन मेरे पास 1-2 बच्चे भी आ गए। मैंने सोचा था कि दिन के टाइम नौकरी करूंगी, इसलिए मैं इंटरव्यू देने के लिए भी गई थी। अब मुझे अपनी जिंदगी को खुद ही संभालना था। मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा था। उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत तो आ गई थी कि मैं अकेले ही इस मुआशरे से लड़ सकती थी। जो जेवर और पैसे थे मेरे पास वो मैंने बैंक में रखवा दिए ताकि वो महफूज रहे। मैं उनको खर्च नहीं करना चाहती थी। मेरी यही कोशिश थी कि जो पैसे मैं खुद कमाऊं उन्हीं को इस्तेमाल करूं। उसके बाद मेरी जिंदगी इसी तरह जा रही थी। वो लड़की जिसके साथ मेरी दोस्ती हुई थी, उसका नाम अरूज था। वो बहुत अच्छी थी। मैं उसके घर गई। उसके घर में उसकी एक माँ और 2 उसकी छोटी बहनें थी। उनके घर में भी बहुत गुर्बत थी और अरूज एक ऑफिस में काम करती थी। उसने बहुत जल्द मेरी नौकरी अपने ऑफिस में भी लगवा दी थी। मेरे मालकी मकान का नाम असलम था। वो बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके बारे में वहाँ के ज्यादातर लोगों की राय अच्छी नहीं थी। सब कहते थे कि बड़ा ही फजूल आदमी है। अपने जमाने में जब जवान था तो उसका बहुत सी औरतों के साथ चक्कर था। दरअसल यहाँ पर ज्यादातर घर उसी के थे। उसके इस मोहल्ले में 10 घर थे जो उसने किराए पर दिए हुए थे, इसलिए सभी लोग उसके बारे में बुरा सोचते थे। वैसे भी माल के मकान किसी को अच्छा नहीं लगता जो महीने की पहली तारीख को आकर आपसे पैसे मांगना शुरू कर दे। वो भला आपको अच्छा क्यों लगेगा। वैसे उसने मुझसे किराया बहुत ही मुनासिब सा मांगा था, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं था।
एक दिन मैं उसके कपड़े धो रही थी जब उसके कपड़ों में से मुझे 500 रुपए का नोट मिला। पहले मैंने सोचा कि मैं ये वापस कर दूं, फिर सोचा कि नहीं, रहने देती हूँ, मेरा भी तो कोई हक बनता है। मैं इसके कपड़े धो रही हूँ, अगर मांगेगा तो कह दूंगी कि हाँ मिले थे, अलमारी में रखे हुए थे, भूल गई थी, और अगर नहीं मांगेगा तो मैं अपने पास रख लूंगी। वैसे इतना अमीर आदमी है, 10 घर थे उसके और सबसे किराया लेता था, उसे क्या परवाह कि 500 का एक नोट कहाँ गया है। इसीलिए मैंने वो पैसे अपने पास ही रख लिए। 2-3 दिन तक तो मैं सोचती रही कहीं पूछ ही ना ले, वापिस कर देने चाहिए, वरना सोचेगा कि किस लड़की पर भरोसा कर लिया, उसको अपना घर दिया। 500 रुपए के पीछे उसने अपनी औकात दिखा दी है। लेकिन उसने ऐसा कोई भी सवाल नहीं किया और उसके बाद मैं भी मुतमईन हो गई। मुझे उसके कपड़ों से मजीद पैसे मिलने लगे थे और मैं वो पैसे भी अपने पास रख लेती थी। मैं खुश थी कि चलो अच्छी बात है, मेरी मेहनत की कमाई है। आखिर मैं इसके कपड़े धोती थी और उसके सारे कपड़े ही सफेद रंग के होते थे। एक दिन सुबह सुबह शोर पर आंख खुली। मोहल्ले में काफी शोर हो रहा था। वो लोग आपस में झगड़ रहे थे और एक दूसरे को बड़ी बुरी गालियां दे रहे थे। मुझे लड़ने की आवाजों से बहुत डर लगता था। मेरी सौतेली माँ भी मेरे बाप के साथ लड़ती रहती थी, उनकी बीमारी का भी लिहाज नहीं करती थी। मुझे लड़ने झगड़ने की बातों से डर लगता था और मेरा दिल बैठ जाता था। लेकिन बात क्या हो रही थी ये मुझे समझ नहीं आ रही थी। बाद में मैंने अरूज से पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि एक घर से जवान लड़की गायब हो गई है, इसीलिए सब शोर मचा रहे थे। एक आदमी कह रहा था कि पड़ोस वाले घर के लड़के ने उसकी लड़की को भगाया है क्योंकि वो दोनों साथ रहते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की खुद ही किसी के साथ चली गई हो। आजकल तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या वो लड़की गलत किस्म की थी, क्योंकि तुम तो शायद उसको जानती होगी। उसने कहा कि नहीं, वो लड़की ऐसी नहीं थी, 15 साल की मासूम बच्ची थी। लेकिन आजकल कहाँ पता चलता है कि कौन बच्चा है, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी हालात बड़े खराब हैं। लेकिन वो तो ये सोचकर भी परेशान हो रही थी कि बेचारी बच्ची के घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा। उसके बाद भी पुलिस 2-3 दफा हमारे मोहल्ले में आई और सारे मोहल्ले वालों से पूछ-गूछ करती रही। मुझे भी कहा कि आप अकेली रहती हैं, तो मैंने कहा कि हाँ मैं अकेली रहती हूँ। वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन वहाँ पर मालिक मकान आ गया और उसने कहा कि ये अकेली रहती है, लेकिन ये भरोसे वाली लड़की है, मैं इसके माँ बाप को जानता हूँ, उसने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला था। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बाद में मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी। उसने कहा कि तुम अकेली रहती क्यों हो। फिर मैंने उसे सारी बात बता दी कि मेरे माँ बाप दोनों ही इस दुनिया से चले गए हैं और अगर मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती तो वो मेरी शादी अपने शराबी भांजे के साथ करवा देती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी बनाने के लिए मेहनत करने लगी हूँ। उसने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम बहुत ही बहादुर हो और ये अच्छी बात है, मुझे तुम्हारा साथ देकर अच्छा लगा है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे जब हमें एक और खबर मिली। जिस घर से लड़की भाग गई थी उसके बाप ने खुदकुशी कर ली थी। शायद वो बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सका था। बहुत ही बुरी बात थी। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि लड़की घर से चली गई और बाप ने खुदकुशी कर ली। अब वो जाने अपनी मर्जी से गई थी या उसे किसी ने अगवा किया था, लेकिन बाप बेचारा तो इस दुनिया से चला गया था और बाकी बहन भाइयों का तो नुकसान हो गया, जिनको संभालने और पालने वाला सिर्फ बाप ही था। मुझे इस मामले पर बहुत अफसोस हुआ था। एक दिन मैं और अरूज वापिस आ रहे थे जब हमने उस लड़की की माँ को देखा। वो अपने घर के बाहर सड़क पर बैठी थी। उसकी हालत देखकर हमें बहुत अफसोस हो रहा था। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा और ये यकीन हो गया कि वो लड़की अपनी मर्जी से ही भाग गई है, नहीं तो पुलिस को अभी तक उसके बारे में पता चल जाना था। छोटा सा तो मोहल्ला था, मोहल्ले में अक्सर घरों के बाहर कैमरे भी लगे हुए थे, फिर भी बात अभी तक सामने नहीं आई थी। इसका मतलब कि वो अपनी मर्जी से गई थी। मैंने अरूज को कहा कि ऐसी लड़की पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसने एक पल के लिए भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा कि मेरे घर से भागने के बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा। अगर मेरे माँ बाप इस दुनिया में जिंदा होते तो मैं उनकी खुशी के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देती। अरूज ने कहा कि हाँ, कभी कभी लोग अपने माँ बाप के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन फिर भी बदले में उनको कुछ नहीं मिलता। अरूज ने ये बात करते हुए
अपने गले में पहने एक लॉकेट को थाम लिया था। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि मैं किसी से बहुत मोहब्बत करती थी जो मेरी तरह ही टीचर था। वो कहता था कि हम दोनों शादी कर लेंगे और एक ही स्कूल में पढ़ाएंगे, अपनी जिंदगी बनाएंगे, घर बनाएंगे, एक साथ कामयाबी का सफर तय करेंगे। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था और उसके पास मुझे देने के लिए भी कुछ नहीं था सिवाय मोहब्बत और साथ के। मुझे वो लड़का बहुत पसंद था और मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने ये बात अपने घर वालों से की तो उन्होंने कहा कि घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, बाबा तेरा जिंदा नहीं है और तू दो जवान बहनों को छोड़कर अपना घर बसाना चाहती है। मैंने कहा कि मैं शादी करके भी आप लोगों के लिए पैसे भेज दूंगी, पर अम्मी ने कहा कि फिर वो बात नहीं रहती, शोर एतराज करता है और सारा कुछ खत्म हो जाता है। तू अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएगी, तेरी औलाद आ जाएगी तो अपनी बहनों से ज्यादा अपनी औलाद के बारे में सोचेगी। अगर तुझे मेरा एहसास है तो फिर तू ये शादी ना कर, और अगर हमारा एहसास नहीं है तो जाकर शादी कर ले। मैंने अपने घर को चुन लिया और मैंने शादी नहीं की, लेकिन आज भी मुझे वो लड़का याद आता है। अब उसने शादी कर ली है और उसका एक बेटा भी है। उसने एक घर भी ले लिया है और छोटी गाड़ी भी ले ली है। मैं सोचती हूँ कि अगर उस वक्त मैंने फैसला कर लिया होता तो मैं उसके साथ होती। ये लॉकेट आखिरी निशानी है उसी की जो मेरे पास रह गया है। तुम्हारे तो माँ बाप नहीं है, लेकिन मैंने अपने माँ बाप के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। अब मैं जिंदा तो हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ। जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं होगी मेरी भी नहीं होगी। मैं पैसे कमाने की मशीन बन गई हूँ। मेरी कोई भी शादी नहीं करेगा और ना ही मेरी माँ मेरे लिए कोई रिश्ता तलाश करेगी। वो आजकल मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता तलाश कर रही है। हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे जब मालकी मकान रास्ते में मिल गया। वो सामने से आ रहा था। हमने सलाम किया। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहने लगे कि माशाअल्लाह, मेरे मोहल्ले की सबसे प्यारी बच्चियां हो तुम दोनों, और बहुत ही ज्यादा बहादुर और जिम्मेदार भी। अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत करती हो। अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे। वो चला गया और मैंने उसको कहा कि कितनी अच्छी अच्छी दुआएं देता है, मगर सब लोग इसके बारे में इतना बुरा क्यों कहते हैं? इतना भी बुरा नहीं है। तब अरूज का कहना था कि किसी की शक्ल पर नहीं जाते। एक आदमी था जो उसे वक्त पर किराया नहीं दे रहा था और इसने रात को ही उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। सर्दी का मौसम था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको सुबह तक का भी टाइम नहीं दिया था। मैंने कहा हो सकता है कि उसने पहले उनको बहुत टाइम दिया हो। आखिर उन लोगों को भी तो समझना चाहिए कि घर किराए पर दिया जाता है, आपके नाम पर तो नहीं कर दिया जाता। अगर टाइम पर किराया नहीं देंगे तो माल के मकान का तो दिमाग खराब होगा ना। उसने कहा कि तुम पता नहीं क्यों इसके बारे में इतना अच्छा सोचती हो। तुम्हें अभी यहाँ आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, ये इतना अच्छा नहीं है। मैंने उसे कहा कि मुझे आज तक इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। वैसे भी हमने कौन सा इसके साथ कोई रिश्तेदारी बनानी है। अगर वो हमें हंसकर बुलाए तो हम भी हंसकर बोलेंगे। कल को हमें इसकी जरूरत भी तो पड़ सकती है। कभी कोई मजबूरी हो तो 1 महीने की मोहलत तो देगा। अरूज ने कहा कि शायद तुम्हें कोई रियायत दे दे। शाम का वक्त था, वो अपने घर चली गई और मैं उसकी जिंदगी के बारे में सोचती रही कि क्या जिंदगी है उसकी। घर वालों को कब तक कमाकर खिलाएगी। मैं भी जो पैसे कमाती थी वो मेरी सौतेली माँ मुझसे छीन लेती थी। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो तो मेरी सौतेली माँ थी, उससे मुझे यही उम्मीद थी। लेकिन ये तो इसके अपने थे, फिर भी इसके साथ ऐसा कर रहे थे। बुरा तो उसको भी बहुत लगता होगा, पर बेचारी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मैंने उसके लिए दुआ की। जितनी दफा भी मैं नमाज पढ़ती थी मैं उसके लिए दुआ करती थी, क्योंकि मैं उसके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती थी। सुबह हुई तो फिर से शोर पर मेरी आंख खुली। मेरे मुंह से अचानक निकला, या अल्लाह खैर, अब क्या हो गया है। बाहर आई और सामने का मंजर जल्द ही समझ गई, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो 2 घर छोड़कर ही हो रहा था। और ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि इस दफा जो लड़की गायब हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि अरूज थी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैंने फौरन उसकी माँ और बहनों से पूछा। उन्होंने कहा कि रात को तो घर में ही थी, लेकिन सुबह से गायब है। हमें एक खत भी मिला है जिसमें लिखा है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ,
یہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں حیران رہ گئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر وہ ایسا کرنا چاہتی تو بہت پہلے ہی کر چکی ہوتی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم سے عروج کی کیا بات ہوئی تھی؟ میں نے کہا کہ مجھ سے کوئی بات نہیں ہوئی، ہم ساتھ تو گئے تھے اور وہاں سے سیدھا واپس آ رہے تھے کہ راستے میں مالکی مکان سے بھی ملے تھے۔ اس نے کہا کہ اس وقت تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، پھر جانے لڑکی کہاں چلی گئی۔ مجھے لگا کہ اس کی ماں اس پر روئے گی کہ میری بیٹی غائب ہو گئی ہے اور اب پتہ نہیں کیسے ملے گی، لیکن وہ تو ایسے بات کر رہی تھی کہ ہمارا منہ کالا کروا کر چلی گئی ہے اور اب تو ہمارا کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو برباد کر کے چلی گئی ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور پولیس اسٹیشن میں بھی گئی، بیان بھی دیا اور ان کو کہا کہ کچھ بھی کریں مگر عروج کو تلاش کریں، وہ میری دوست ہے، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ لیکن دن اسی طرح گزرتے چلے گئے اور اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں گئی، ضرور اسے کسی نے اغوا کیا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی تھا ہی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ اسی طرح دن گزرتے چلے گئے اور میری پریشانی بڑھتی چلی گئی اور اس کا خیال میرے دل سے نکلتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم ایک جگہ کام کرتے تھے، ایک ساتھ آتے جاتے تھے، ہماری دوستی بہت پکی ہو گئی تھی، ایک دوسرے کے دکھ سے واقف ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ مال کے مکان کے کپڑے اکثر عصر کے بعد آتے تھے، میں اس وقت فارغ ہوتی تھی، جلدی جلدی کپڑے دھو دیتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے کوئی بات کرے کہ تم نے ابھی تک میرے کپڑے کیوں نہیں دھوئے۔ آج میں بیٹھی عروج کے بارے میں سوچ رہی تھی، میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ جب ایک بچہ کپڑے پکڑا کر چلا گیا، میں کپڑوں کو دھونے سے پہلے ان کو چیک کرنے لگی۔ یہ بات مجھے میری ماں نے سکھائی تھی کہ کپڑے دھونے سے پہلے ان کی جیبوں کو چیک کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی پیسے یا کوئی ضروری کاغذ رہ گیا ہو۔ اس دفعہ جب میں نے جیب چیک کی تو میرے ہاتھ میں ایک ایسی چیز آئی کہ میں حیران رہ گئی۔ یہ پیسے نہیں تھے، لیکن جو چیز بھی تھی، جب میں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو محسوس کر لیا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے وہ کپڑے ایک طرف پھینک دیے اور جلدی جلدی اپنا سامان باندھنے لگی، کیونکہ مجھے یہاں سے جلد از جلد نکلنا تھا، مجھے یہاں سے دور بھاگنا تھا، نہیں تو میری جان کو بھی خطرہ تھا، کیونکہ جو چیز مجھے مالک مکان کی جیب سے ملی وہ کچھ اور نہیں بلکہ عروج کی چین تھی، جو وہ ہمیشہ اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی۔ عروج کی چین اس کی جیب سے نکلنے کا یہی مطلب تھا کہ اس نے عروج کو اغوا کیا تھا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ فوراً یہ بات پولیس کو بتانی چاہیے تھی، لیکن پہلے مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر بڈھے کو یاد آ جاتا کہ عروج کی چین اس کے کپڑوں میں تھی اور وہ کپڑے یہاں پر آئے ہیں تو سب سے پہلے وہ میرے گھر پر ہی آتا، اور میں اپنا سامان باندھ کر جا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور دستک دینے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی نارمل دستک نہیں ہے۔ میں گھر کے پچھلی طرف سے دیوار کود گئی اور بھاگ کر پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ میری حالت بہت بری تھی۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے حفاظت میں رکھا جائے، کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے۔ ان لوگوں نے ساری بات سمجھی، میرا بیان لے لیا اور فوراً اس معاملے کی کھوج پر لگ گئے، اور پھر یہ پتہ چلا کہ اس سے پہلے جو لڑکی غائب ہوئی تھی اس کو بھی اسی بڈھے اسلم نے اغوا کیا تھا۔ وہ محلے کی خوبصورت لڑکیوں کو ایسے ہی اغوا کر لیتا تھا اور جب تک اس کا دل نہ بھرتا ان کو ایسے ہی اپنے پاس رکھتا اور اس کے بعد ان کو جان سے مار دیتا۔ وہ بوڑھا ضرور تھا، لیکن ابھی اس کی رنگین مزاجیاں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ پولیس نے آ کر اسے پکڑ لیا تھا۔ اس پہلی لڑکی کو تو بچا نہ سکے، وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، لیکن عروج کو بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ اس کی عزت تو لٹ چکی تھی، لیکن اس کو بچا لیا گیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی، نہیں تو اس کی وجہ سے میری باقی بیٹیوں کے رشتے نہیں آئیں گے۔ میں اس کو اپنے گھر لے آئی اور بڑی مشکل سے میں نے اسے سنبھالا اور زندگی کی طرف واپس لے آئی، اور اس کے بعد ہم لوگ دوسرے شہر میں چلے گئے اور اب ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی ہے، اس کو دیکھ کر مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اسے بچا تو لیا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم دونوں کی زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔
ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ دنیا میں ایسے ظالم لوگ بھی ہیں۔ اس بڈھے کو جیل ہو گئی تھی۔ سوچتی ہوں کہ اس بڈھے کا اس سے بھی برا انجام ہونا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ کبھی کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے۔ اس بات کو آج 10 سال گزر گئے ہیں اور ہم دونوں نے ایک رشتہ کروانے والی عورت کے ذریعے شادی کر لی تھی اور آج ہم دونوں اپنے اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔